प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल से आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी संक्रांति ने 30 दिसंबर 2020 को एक राज्य स्तरीय त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के लगभग 25,500 बच्चों ने भाग लिया। आज मैं यहाँ कक्षा 12वीं के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी आंसर की लेकर के प्रस्तुत हूँ। आंसर की प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी संक्रांति परिवार आप लोगों के लिए क्या कर रहा है। हिंदी संक्रांति परिवार का उद्देश्य क्या है, उसके गतिविधियां किस तरह की हैं, वो आपको क्या लाभ दे सकता है, तो मैं एक बार उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालता हूं। हिंदी शिक्षा शिक्षण सामग्री निर्माण में सहयोगी भूमिका निभा रहा है हिंदी संक्रांति परिवार। पाठ्यक्रम आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित करना, पाठ्यक्रम में संकलित साहित्यकारों से सीधा संवाद के तहत मधु कांकरिया जी और राजेश जोशी जी से हम बात कर चुके हैं और हजारों बच्चों ने उस वार्तालाप का लाभ लिया। हिंदी भाषा और साहित्य में विद्यार्थियों की अभिरुचि विकसित करना, शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली प्रयास, बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर बनाए रखने के लिए अभ्यास परीक्षाओं का आयोजन, भाषा अध्यापकों को तकनीकी ज्ञान और प्रस्तुति हेतु मंच प्रदान करना भी हिंदी संक्रांति परिवार का एक उद्देश्य है। भाषा अध्यापकों को ऑनलाइन शिक्षण हेतु भी तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप का शैक्षणिक प्रयोग, इसके अंतर्गत विभिन्न अध्यापकों द्वारा निर्मित शैक्षणिक सामग्री को उप विषय कक्षा अनुसार संकलित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग देना, साथ ही एक टेलीग्राम पर हम एक ग्रुप भी बना चुके हैं जिसमें लगभग 3000 विद्यार्थी एक सदस्य के रूप में शामिल हैं और उन्हें निरंतर उनके पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। और आज से यानी 1 जनवरी 2021 से वहां लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हिंदी संक्रांति कक्षा 10वीं और 12वीं की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी 30 अक्टूबर 2020 को कर चुका है, जिसमें 29,264 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10वीं और 12वीं के 29,264 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो इस तरह से हिंदी संक्रांति पूरा प्रयास कर रहा है कि इस कोरोना काल में हमारे बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है उसकी भरपाई की जा सके, अध्ययन अध्यापन में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके और अपने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम को समझने में मदद की जा सके। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 12वीं की जो परीक्षा हुई उसकी आंसर की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी संक्रांति द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2020 कक्षा 12वीं की आंसर की आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसका आडंबर नहीं था? अब हमारे पास यह 4 ऑप्शन हैं: धर्म, जाति, संस्कृति, भव्यता। आपने कौन सा ऑप्शन चुना है, एक बार दोबारा से उसे सोचें, विचारें और अब मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जो रही उसमें भव्यता का आडंबर देखने को नहीं मिलता। छोटी छोटी नावें मिलती हैं, राजा का जो मुकुट है वो भी बहुत छोटा मिलता है, हथियार नहीं मिलते, बहुत बड़े बड़े घर या महल नहीं मिलते। इसलिए ये कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से कितनी वस्तुएं प्राप्त हुई? तो आपके उत्तर हैं 50,000, 5,000, 500, 1,500। तो जो सही उत्तर है वो है 50,000। मोहनजोदड़ो में
कुल मिलाकर 50,000 वस्तुएं प्राप्त हुई जिन्हें अलग अलग संग्रहालयों में रखा गया। अगला प्रश्न है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। पंक्ति की भाषा कौन सी है? ये फिराक गोरखपुरी जी की पंक्ति है गजल में से। तो इसकी भाषा तद्भव, तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान या उर्दू फारसी प्रधान या ब्रज भाषा। तो इस पंक्ति की जो भाषा है वो उर्दू फारसी है। सफिया की माँ सफ़ेद मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? पहला ऑप्शन है ईद पर, दूसरा है मुहर्रम पर, तीसरा है रक्षाबंधन पर और चौथा ऑप्शन है होली पर। तो इसका सही उत्तर है मुहर्रम पर। ये नमक पाठ में से ये लिया गया है, नमक कहानी है रजिया सज्जा जहीर की, उसमें से ये प्रश्न है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? लघुता, समता, ममता, उदारता। ये 4 ऑप्शन है। और प्रश्न है आपका डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा जो पाठ दिया गया है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो उसमें से है। तो इसका सही उत्तर है समता। समता इसलिए काल्पनिक जगत की वस्तु है क्योंकि इस धरती पे जितने मनुष्य हैं वे सभी बराबर नहीं हो सकते। प्रकृति ने उन्हें बराबर बनाया ही नहीं है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह बात काल्पनिक जगत की है। अतीत में दबे पांव किस सभ्यता से संबंधित है? यूरोपियन सभ्यता, भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता। तो इन 4 ऑप्शन में से सही है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है अतीत में दबे पांव। और सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बड़े नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में से मोहनजोदड़ो का वर्णन इस पाठ में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निज जननी के एक कुमारा पंक्ति किसने कही? निज जननी, अपनी माता के वो अकेले पुत्र थे, ये पंक्ति किसने कही? राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत। तो हनुमान का तो कुछ कहना इस पूरी कविता में दिखाया ही नहीं गया है। भरत का 2-1 वाक्य है भरत के। हनुमान का जो 1-2 वाक्य आप कह सकते हैं वो मन ही मन में उनके चलते हैं। लक्ष्मण बोलते ही नहीं कुछ। राम इसमें सही ऑप्शन है। राम कहते हैं लक्ष्मण के बारे में कि वे अपनी माँ के अकेले पुत्र हैं। लंबोदर किस संधि का उदाहरण है? लंबा जमा उदर, आ और उ मिलकर ओ बन रहे हैं, तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण होगा। ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि जो है स्वर संधि की का एक भेद है, गुण संधि, उसका उदाहरण है लंबोदर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता थी राजपोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो ऑप्शन है ना, बहुत बार हमें ऑप्शन को देख करके भी उत्तर निकालना होता है। राजपोषित इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ राजाओं द्वारा राज करने के सबूत प्रमाण नहीं मिलते। यदि राजा बलपूर्वक उसे चलाता तो उसे राजपोषित माना जाता था, ऐसा कोई संकेत वहाँ नहीं मिलता। धर्म पोषित भी इसलिए नहीं मिलता कि वहाँ मंदिरों का, मठों का कोई आधिक्य नहीं था, कोई बाह्य आडंबर वहाँ देखने को नहीं मिलता। समाज पोषित उसे कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित था, वह अपने हिसाब से उस अनुशासन में योगदान दिया करता था, इसलिए उसे समाज पोषित हम कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह डायरी किस युद्ध के दस्तावेज के रूप में प्रसिद्ध है? तो डायरी जो है एन फ्रैंक की डायरी, ये 1943 से 45 के आसपास की डायरी है। तो ये जो डायरी है ये उस समय ना तो प्रथम विश्व युद्ध था, 1918 में तो समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18। तृतीय विश्व युद्ध हुआ ही नहीं है। अमेरिका का जो युद्ध है वो एन फ्रैंक और जर्मनी वाला मामला अमेरिका संबंधित नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध इसका सही उत्तर है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, तो यह डायरी 1945
तक लिखी गई है। तो यह एन फ्रैंक की डायरी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ पर्वत टीला, ऊंचा टीला, मृतकों का टीला, रेत का टीला। तो यहाँ सही उत्तर है मृतकों का टीला, क्योंकि उस टीले पर कई कंकाल निकले थे, उसके बाद वहाँ खुदाई की गई थी, इसलिए वहाँ उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। रेडियो नाटक कैसी विधा है? अब रेडियो नाटक क्योंकि रेडियो पे ही सुनाया जाता है, और अब इसमें दृश्य श्रव्य आप नहीं कह सकते क्योंकि दिखता कुछ नहीं, दृश्य नहीं कह सकते, कुछ नहीं दिखाई देता। अब उसको हम श्रव्य कह सकते हैं क्योंकि उसमें हम सुनते हैं, सारी बातें, सारे डायलॉग्स हम सुन करके महसूस करते हैं, समझते हैं। तो ये हो गया रेडियो नाटक श्रव्य विधा है। बालक किस पर ललचाया है? ये पंक्ति फिराक गोरखपुरी जी की रुबाई से है। बालक तो हई चांद पर ललचाया है। तो तारों पर, सूरज पर, खिलौनों पर, चांद पर। तो इसका सही उत्तर है चांद। किट्टी कौन थी? ऑप्शन है सहेली, बिल्ली, गुड़िया, बहन। तो किट्टी ये शब्द कहाँ से आया? ये आया एन फ्रैंक की डायरी से। एन फ्रैंक की डायरी में एन जो भी डायरी के पेज लिखती है तो वो अपनी किट्टी को संबोधित करके लिखती है। तो किट्टी कौन थी? किट्टी उसकी गुड़िया थी। अगला प्रश्न है, महाजमा ऋषि, महर्षि, 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 और ये जो चार ऑप्शन है महर्षि, 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 ये जो चार ऑप्शन है इनमें से महाजमा ऋषि ये बनेगा आपका महर्षि। सही ऑप्शन है आपका चौथा महर्षि। ए ओ अर ये गुण संधि की विशेषता है। ए ओ अर गुण संधि में ए ओ अर बनते हैं। तो महा जमा ऋषि, आ जमा री दोनों मिलके अर बन जाएंगे, तो इसलिए वो महर्षि होगा, महर्षि नहीं होगा। आदर्श समाज की विशेषता क्या है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं आदर्श समाज को लेकर के कि उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? गतिशीलता, विघटन, विलगाव, विद्वेष। तो सही उत्तर है इसका गतिशीलता। आदर्श समाज एक परिवर्तन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो वो आदर्श समाज है। यदि उसमें ये गतिशीलता नहीं है तो हम उसे आदर्श समाज नहीं कह सकते। आधुनिक युग की विडंबना क्या है? ये भी अंबेडकर द्वारा जो पाठ रचा गया है उसमें से प्रश्न निकल के आता है। आधुनिक युग की विडंबना क्या है? पहली पंक्ति में ही वो ये बात करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में साम्यवाद, प्रयोगवाद, अद्वैतवाद या जातिवाद। तो वो कहते हैं आधुनिक युग की विडंबना है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जातिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, मनः जमा ज, मनः जमा ज दोनों मिलाकर के ये विसर्ग संधि बन रही है। तो मनः जमा ज मिलकर के क्या बनेगा? मनुज, मनोज, मनज, मनुजा। तो इसका सही उत्तर है मनोज, विसर्ग संधि का उदाहरण है। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसमें प्रजातंत्र, राजतंत्र, समता, भाईचारा, तो इनमें से कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? तो इसका सही उत्तर है समता। सफिया का दिल्ली तक का रेल किराया किसने दिया था? सफिया जब लाहौर पहुंची और लाहौर के बाद कुछ दिन बिता करके वो जब वापस आ रही थी तो उसके रेल का किराया उसने स्वयं ने दिया या सरकार ने दिया, भाई ने, बहन ने, किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा उसके भाई ने दिया। एन फ्रैंक किस समुदाय से संबंध रखती थी? एन फ्रैंक जो थी वो जर्मनी में रहती थी और हिटलर ने उनकी पूरी जाति पर, उनके पूरे समुदाय पर अत्याचार किए थे। ऑप्शन है आपके लिए ईसाई, यहूदी, पारसी, मुस्लिम। तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से सही है यहूदी। बाद में यहूदियों ने मिलाकर के इजराइल जो देश है अभी इजराइल, उसका इजराइल बनाया
और अभी वो काफ़ी शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। यहूदियों ने जर्मनी जैसे अनेक देशों से जान बचा करके उन्हें भागना पड़ा। इटली, जापान, जर्मनी, इस तरह के देशों ने यहूदियों पर बड़ा अत्याचार किया। जर्मनी ने तो विशेषकर, हिटलर तो इस मामले में बड़ा नृशंस माना जाता है। निकर शब्द का अर्थ क्या है? निकर निकट, समूह, निकष हस्त। निकर ये आया है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तो इसमें इसका अर्थ है वानर निकर। एक पंक्ति आती है वानर निकर, निकर माने समूह। अमृतसर और लाहौर से संबद्ध महिला कौन थी? अब यहाँ ऑप्शन आप देखें, दतिया, सुखिया, रतिया, सफिया। अब सफिया यदि आप देखते हैं और अमृतसर और लाहौर देखते हैं तो आपको याद आ जाएगा ये नमक कहानी में से प्रश्न लिया गया है और उसमें दतिया, सुखिया, रतिया नाम से कोई पात्र नहीं था। तो इस तरह से भी आप इसका उत्तर सफिया लगा सकते हैं। बाकी दूसरे तरह से भी अमृतसर और लाहौर से संबद्ध महिला सफिया थी और दूसरा ऑप्शन कोई इस तरह का नहीं है। उपमेय की उपमान से तुलना कौन सा अलंकार है? उपमेय की जब उपमान से तुलना की जाए तो रूपक होगा, उत्प्रेक्ष, अनुप्रास, उपमा। तो इसका सही उत्तर होगा उपमा। उपमा में ही उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। और इसमें सा, सी, सम, सदृश, समान, सरिस, सरीखा ये वाचक शब्द आते हैं। हाय फूल सी, कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। अंधा युग रेडियो नाटक के रचनाकार। रेडियो नाटकों में अंधा युग एक बहुत चर्चित रचना रही है। इसे महाभारत काल से इसका स्रोत लिया गया। महाभारत काल के आधार पर अंधा युग रचना लिखी गई। तो ये किसने लिखी? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। बहुत चर्चित रचना रही है और बाद में बहुत जगह इसका मंचन भी किया गया। धर्मवीर भारती का यह नाटक अतुलित रहा है। एक आप कहें तो एक बड़ा प्रभाव इस नाटक का देखने को मिलता है। उपमेय और उपमान में अभेद किस अलंकार में पाया जाता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास। तो उपमेय और उपमान में जो अभेद है वो रूपक अलंकार में पाया जाता है। उदाहरण है, मतलब दो चीजें हैं वो एक ही मान ली जाती है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो जो कृष्ण है वो चंद्रमा को चाहते हैं लेकिन उनकी नजर में चंद्रमा खिलौना है, इसलिए खिलौना और चंद्रमा दोनों एक हो जाते हैं। उपमेय जो है वो चंद्रमा है, उसको उपमान दे दिया खिलौना, तो यहाँ अभेद हो गया, दोनों चीजें मिलकर एक हो जाती हैं, तो रूपक अलंकार है। क्या चीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? नमक, कीनू, बादाम, फालसे। तो ये पाठ यदि आपने नमक पढ़ रखा है तो सीधा आप निकाल देंगे इसको। इसका उत्तर है कीनू। संतरा और माल्टा से मिलकर के बनता है कीनू। फितरत शब्द का क्या अर्थ है? फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्न इश्क में भी। तो ये फितरत जो शब्द है ये फिराक गोरखपुरी जी की गजल से लिया गया है। इसका अर्थ आकर्षण, सलामत, विकर्षण, आदत। तो इसका सही उत्तर है आदत। रेडियो नाटक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? रेडियो नाटक के लिए, रेडियो नाटक क्योंकि श्रव्य माध्यम है तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? कथानक, दृश्य, संवाद, पात्र। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संवाद। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तारे आंखें झपकाते हैं, तारे जो हैं वो निर्जीव हैं और वो आंखें झपका रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए है, एक एक कण कण सो रहा है। सोने का काम भी सजीव का है, उस लिहाज से उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण। तो उत्तर आपका होगा मानवीकरण। माँ अपने प्यारे बेटे को लेकर कहाँ खड़ी है? मंदिर में, छत पर, आंगन में, द्वार पर। तो माँ अपने बेटे को लेकर कहाँ खड़ी है? ये रुबाई में से है फिराक गोरखपुरी जी की। उत्तर है आंगन में। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो गतिशील, सक्रिय, निष्क्रिय, कर्मशील।
जाति प्रथा जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है। तो वह कैसा बन जाता है? तो वह बन जाता है निष्क्रिय। निम्न में से एन फ्रैंक की विशेषता नहीं है। फिल्मी जगत से लगाव, तो ये तो है। नृत्य में पारंगत, नृत्य का जिक्र वहां नहीं मिलता। भावुक है, परिश्रमी है, तो सही उत्तर है नृत्य में पारंगत, उसकी विशेषता में नहीं दिखाया गया है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, तीन चीजें हैं, मोती मानस चून, इन तीनों चीजों का उबरना नहीं होता बिना पानी के। तो उपमा, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, तो इसका सही उत्तर है श्लेष, क्योंकि पानी के यहाँ तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मानस के लिए इज्जत और चून के लिए जल, इसलिए एक शब्द तीन अर्थ दे रहा है, तो वहां होगा श्लेष। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, पंक्ति में किसके न आने की बात है? राम का विलाप जो है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आयो, कपि माने भरत, लक्ष्मण, हनुमान, राम, तो कपि माने बंदर होता है, और बंदर जो शब्द यहाँ उपयोग किया गया है कपि हनुमान के लिए। रेडियो नाटक के लिए आदर्श अवधि क्या है? रेडियो नाटक या किसी भी तरह के नाटक की हम बात करें तो उसमें ये ध्यान रखा जाए कि अवधि, आदर्श जो अवधि होगी वो 30-35 मिनट के करीब होनी चाहिए। अब क्योंकि रेडियो नाटक की बात है, तो रेडियो नाटक में लोग केवल सुनकर के ग्रहण करते हैं, उसे ज़्यादा लंबा आप बना देंगे तो सारी घटनाएं उनके दिमाग में गड़बड़ होने लगेंगी, इसलिए आदर्श अवधि है 15 से 30 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रेडियो नाटक की नहीं है? कहानी केवल घटना प्रधान ना हो, अवधि अधिक ना हो, पात्रों की संख्या सीमित हो, प्रकाश योजना अच्छी हो। अब देखिए ऑप्शन आप गौर से देखेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। रेडियो नाटक में प्रकाश योजना का क्या औचित्य है? तो इसका मतलब रेडियो नाटक की ये तीन विशेषता तो हैं। कहानी केवल घटना प्रधान ना हो, ये ध्यान रखना है, अवधि अधिक ना हो, पात्रों की संख्या सीमित हो, ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, पर प्रकाश योजना उसकी विशेषता नहीं है। संधि विच्छेद करें प्रत्येक का। प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रत्यय जमा एक, प्रत्यय जमा एक, प्रत्यय जमा एक, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें सही है प्रत्यय जमा एक। यण संधि का उदाहरण है। यण संधि में ई और ई के बाद कोई स्वर आ जाए तो ई यह में बदल जाती है, तो यहाँ इसी तरह से प्रत्येक बनता है, ई यह में बदलकर और ए उसके ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है, तो इस तरह से प्रति जमा एक प्रत्येक बनता है। नहला के छल के निर्मल जल से, काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? श्लेष, यमक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें है, और ये कहाँ होता है? जब हम एक ही शब्द को एक से अधिक बार एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। शब्द एक है, एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन अर्थ भी एक ही है, एक ही अर्थ में उसका प्रयोग कई बार किया गया है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और प्यारे साथियों, अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। पीटर एन फ्रैंक का क्या लगता था? पीटर नाम से एक पात्र एन की डायरी में आता है, तो वह एन का क्या लगता था? भाई था। भाई का जिक्र कहीं आता ही नहीं, दो बहनें थी, वो भाई कहीं नहीं था। अध्यापक का भी जिक्र नहीं आता। मित्र, कैबिनेट मंत्री भी पीटर एन से संबंधित नहीं था। तो यहाँ मित्र आता है, उनके जो पिता थे, एन के पिता, उनके मित्र का बेटा था पीटर, दोनों हम उम्र थे, तो इसलिए वो दोनों आपस में उनकी अच्छी पटती थी। और ये यहाँ हमने हिंदी संक्रांति द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी कक्षा 12वीं के लिए, राज्य स्तरीय परीक्षा थी ये हिंदी की, और ये भी बताते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता है, पुनः बता रहा हूँ आपको, कि इसमें 25,500 के करीब बच्चों ने भाग लिया। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। अतिशीघ्र हम हिंदी संक्रांति द्वारा जो भी इस तरह की परीक्षा आयोजित होगी उसको आपके बीच लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो।